माई सेल्फ डॉक्टर शांतनु भार्गव एंड यू आर वॉचिंग भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑन्टोजेनी। अब आप बोलोगे एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं आता है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो ये बाकी के क्वेश्चन भी आपको जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हो ना वो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो ऑन्टोजेनी क्या होता है? एक और सिमिलर वर्ड होता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर साइंस, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी एंड डॉक्टर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट। ये क्या है? ऑन्टोजेनी, डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑन्टोजेनी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का विकास क्या कहलाता है? डेवलपमेंट क्या कहलाता है? ऑन्टोजेनी, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप का होता है। पहला हो जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस, इसको हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लगभग एक है, बहुत फाइन डिफरेंस है, लेकिन राउंड फिगर में दोनों को हम एक मान सकते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस को हम क्या बोल सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या होगी? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमीट। क्या बोला मैंने? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। यूनिट इज गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, यानी इसकी यूनिट क्या है? गैमीट। गैमीट से ही एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट होगी। तो आपके सिलेबस में ये एम्ब्रियोलॉजी तो ही है, एनसीईआरटी में क्या है? आप क्या पढ़ते हो? आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हो। ये जायगोट बनना, क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, इसी के तो पार्ट होने वाले आगे चल के। दूसरा होता है ब्लास्टोजेनेसिस, इसको हम राउंड फिगर में बोल सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ब्लास्टोजेनेसिस। इट इज सिमिलर टू asexual reproduction and unit is ब्लास्टोस। देखो यहां पे ये दिखा है ब्लास्टोस। किसी एक सोमेटिक सेल्स, दहक कोशिका से या सेल्स के ग्रुप से किसी ऑर्गेनिज्म का बनना क्या कहलाता है? ब्लास्टोजेनेसिस। इसका यूनिट हो जाएगा ब्लास्टोस। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में। अब हमको मेनली क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? एम्ब्रियोलॉजी यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अभी मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, ये है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप को आपको पढ़ना है। इन स्टेप्स को पढ़ते पढ़ते ये अपना खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो पहला स्टेप अपना होगा गैमीटोजेनेसिस। ये दो टाइप का रहेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। दूसरा रहेगा फर्टिलाइजेशन, तीसरा रहेगा क्लीवेज, चौथा रहेगा अपना मोरुला, और पांचवें नंबर का रहेगा ब्लास्टुला, छठवें नंबर का रहेगा गैस्ट्रुला, सातवें नंबर का रहेगा ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी इंसान के ऑर्गन्स बनना चालू हो जाएंगे, और 8 नंबर का रहेगा पार्चुरेशन यानी डिलीवरी। ठीक है, तो हम इन सब पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट गैमीटोजेनेसिस। तो आइए देखते हैं अब गैमीटोजेनेसिस। What is the definition of gametogenesis? The process of formation of gamete is called gametogenesis. गैमीट का बनना क्या कहलाता है? गैमीटोजेनेसिस। ये दो टाइप का था। पहला था स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का बनना, दूसरा था oogenesis मतलब ओवम का बनना। हम आज पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब इसको चार्ट से ही आपको पूरा समझना है, कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूं। देखो, सबसे पहले क्या होता है? एक स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, जब भी एक स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेगा तब दो स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। एक होता है डार्क या इसको बोलते हैं ए, दूसरा होता है लाइट या बी। ठीक है, अब जो लाइट और बी है ये आगे इसका डिवीजन होता चला जाएगा और स्पर्म बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, और जो डार्क है ये फिर से क्या करेगा? माइटोसिस, और क्या बनाएगा? एक डार्क एक लाइट। वो लाइट से फिर से क्या बन जाएंगे? स्पर्म। जो डार्क बचा फिर से वो क्या करेगा? डार्क एंड लाइट। यानी इंसान में डार्क स्पर्मेटोगोनिया का स्टोर या ए स्पर्मेटोगोनिया का स्टोर कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए मेल में कभी भी वीरीपॉज जैसी कंडीशंस नहीं आती है। मतलब मेल थ्रू आउट लाइफ सीमेन का, स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है, जबकि फीमेल में 45 to 50 ईयर्स में मीनोपॉज वाली कंडीशंस आ जाती है, लेकिन मेल में
कितनी भी एज हो उसमें सीमेन हमेशा बनता रहता है, क्योंकि उसमें ये डार्क या ए स्पर्मेटोगोनिया का स्टोर कभी खत्म नहीं होता है। तो देखो जरा, जब भी एक स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेगा तो क्या बनाएगा, 2 स्पर्मेटोगोनिया। माइटोसिस में क्या होता है, जब भी पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो 2 इक्वल साइज के डॉटर सेल बनाता है कि नहीं बनाता है। 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32 बनेंगे। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो इस प्रोसेस का मैंने नाम दे दिया मल्टीपल फेज। क्या नाम दिया मैंने, मल्टीपल फेज। मैंने सिर्फ समझाने को 2 बनाए, अब 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, मतलब कितना भी बनाता था तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि इसमें नंबर बढ़ेगा थ्रू माइटोसिस, सो कॉल्ड मल्टीपल फेज। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, जबकि यही मल्टीपल फेज फीमेल में फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, मेल में या लड़कों में ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, आफ्टर प्यूबर्टी। अभी नीचे के ग्राफ में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, पहले इसको देख लो आप, ठीक है। तो पहला हो गया अपना मल्टीपल फेज। अब ये देखो लाइट या बी स्पर्मेटोगोनिया है, ये आगे फर्दर डिवाइड करेगा। तो जो लाइट स्पर्मेटोगोनिया है ये साइज में बड़ा हो जाएगा। देखो ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, बस अंतर क्या है, सिर्फ साइज का अंतर है। ये बड़ा हो गया और ये स्पर्मेटोगोनिया जैसी साइज में बड़ा हो गया तो मैंने उसका नाम क्या रख दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कुछ डिफरेंस नहीं है, ये चीज यही है, बस साइज में बड़ा हो गया। हम बच्चे थे तो हमारा नाम था सोनू मोनू, आज बड़े हो गए हैं वही, बस साइज बढ़ गया और साइज बढ़ने के बाद नाम हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया ने ग्रो किया इन साइज, सो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ फेज। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट, और ये कैसा होगा, रिडक्शन डिवीजन, यानी इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा। अभी तक क्या थे 2n, 2n मतलब 46, अब कितना हो जाएगा n, n मतलब 23। तो मैंने क्या बोल दिया इसको, रिडक्शन डिवीजन, जबकि मियोसिस सेकंड नॉर्मली माइटोसिस के जैसा ही होता है, ठीक। तो जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ यानी रिडक्शन डिवीजन हुआ तो क्या बन जाएंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 1 2, और रिडक्शन डिवीजन है तो यहां पे क्रोमोसोम का नंबर भी कैसा हो जाएगा, n, ठीक है। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है 1 और 2, अब इनमें स्टार्ट क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। ये होता है सिमिलर टू माइटोसिस, ठीक। तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में इसमें मियोसिस सेकेंड होगा तो 2 स्पर्मेटेड बन जाएंगे, इस वाले सेकेंडरी साइट में मियोसिस सेकेंड होगा तो 2 स्पर्मेटेड बन जाएंगे, यानी टोटल 4 स्पर्मेटेड बन गए, ठीक है। तो जिस फेज में आपका मियोसिस हुआ है उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या है, मैच्योरेशन फेज। यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड किस में होगा, मैच्योरेशन फेज में होगा। तो आपने 3 फेज देख लिए, मल्टीपल फेज जिसमें उगोनिया अपना नंबर में ग्रो करेगा, ठीक है, यानी उगोनिया डिवाइड्स माइटोटिकली टू इंक्रीज देयर नंबर, सो कॉल्ड मल्टीपल फेज। In growth phase, primary oocyte grows in size, accumulates cytoplasm, become enlarged and called primary spermatocyte, यानी साइज में बड़ा हो गया। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ और सेकंड हुआ, जिससे अंत में लास्ट में टोटल क्या बन गए, 4 स्पर्मेटेड बन गए। जहां पर मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होता है उतने हिस्से को हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या। अब स्पर्म ऐसा होता है, अभी क्या बन गया, स्पर्मेटेड। तो देखो स्पर्मेटेड का ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्म में होना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अच्छे से बोल सकता हूं, ये मोटाइल है कि नॉन मोटाइल, राउंडेड है, नॉन मोटाइल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखो नॉन मोटाइल राउंडेड स्पर्मेटेड का इलोंगेटेड मोटाइल स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपको।
अब इसको आप हार्मोन्स के फॉर्म में भी समझने की कोशिश करो जरा। हम में स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है? एट प्यूबर्टी। तो जैसे हमें प्यूबर्टी आएगी वैसे ही हमारा हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। और ये GnRF हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू कहां पे आ जाएगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और वहां पे क्या निकालेगा? गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन दो टाइप के होते हैं, FSH एंड LH। FSH क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को करेगा, और LH क्या करेगा? सेल्स ऑफ लीडिंग को एक्साइट करेगा टू रिलीज एंड्रोजन, टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन। और ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को फास्ट करेगा। कर कौन रहा है? FSH। लेकिन एंड्रोजन्स क्या करेंगे? उसको फास्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब आप इतना चीज समझ में आपको आ गई, बहुत सिंपल है। oogenesis में भी आप सेम ही पढ़ोगे। oogenesis और ये स्पर्मेटोजेनेसिस लगभग सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस जाएगा। अब ये पॉइंट्स देखो जरा, ध्यान से देखना। ये पूरा यहां से लेके यहां तक का प्रोसेस क्या है अपना? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। चार्ट में समझ में आ रहा है? इससे इसका बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आपने एक बात नोट की होगी कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक का बनना क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, या ऐसे बोल सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटिड फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसके मैंने 3 फेज कर दिए, मल्टीपल फेज, ग्रोथ फेज, और तीसरा हो जाएगा मैच्योरेशन फेज। ठीक है, मतलब अपने पास स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या बन गया? स्पर्मेटिड बन गए। अब मुझे स्पर्मेटिड से क्या बनाना है? स्पर्म। तो देखो, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। यानी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस, इन दोनों को मिला के बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एनसीईआरटी में एक वर्ड और लिखा है, इसको भी आप देखो। FSH क्या करेगा? सर्टोली सेल्स को एक्साइट करेगा कि वो क्या निकालें? कुछ फैक्टर्स निकालें जो स्पर्मिएशन में हेल्प करेंगे। स्पर्मिएशन क्या था हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। जब न्यूली फॉर्म्ड स्पर्म होता है तो वो अपना हेड किसके अंदर फंसा लेता है? सर्टोली सेल्स के अंदर, टू गेट नरिशमेंट। यानी न्यूली फॉर्म्ड स्पर्म embedded their head into Sertoli cell to get nourishment. After getting nourishment, they left Sertoli cell. They release Sertoli cell. This process is called spermiation. ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। यह है आपका स्पर्मियोजेनेसिस, यह है स्पर्मिएशन। यानी सर्टोली सेल से स्पर्म का रिलीज होना, निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। जबकि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक, तो ये आपको चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल है, आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं, पूरा आप इस चार्ट से समझ सकते हो। अब एनसीईआरटी में इतना दिया है और खत्म कर दिया उन्होंने, इतना चार्ट ठीक है। अब जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बना, मैं आपको इसको बना के दिखा रहा हूं। क्यों बना के दिखा रहा हूं? क्योंकि तभी आपको समझ में आ पाएगा एक्रोसोम क्या है, किससे बना है, कैसे काम करेगा, सेंट्रियोल कहां पे था, सेंट्रियोल से क्या बना। ये चीजें आपको कब समझ में आएगी? जब मैं आपको ये स्पर्मियोजेनेसिस बोर्ड पर बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना लिख के उन्होंने खत्म कर दिया। अब मैं एनसीईआरटी की चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहा हूं, उन्हीं चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको बाकी के क्वेश्चंस के आंसर देना आसान होगा। तो ठीक है, तो मैं अब आपको बताने वाला हूं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम ये पढ़ने वाले हैं, तो इसको देखते हैं हम लोग।
स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। एनसीईआरटी में एक सिंगल लाइन लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। ये वर्ड उसने लिखा नहीं, उसने इस वर्ड को इस्तेमाल किया है। लेकिन हम ये प्रोसेस को करके देखेंगे कि स्पर्म आखिरकार बना कैसे। मतलब जो एनसीईआरटी में स्पर्मियोजेनेसिस का नाम है ना, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे जिनको आप लोग आउट ऑफ सिलेबस समझते हो। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो वही आएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राउंडेड नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड इनटू इलोंगेटेड मोटाइल स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इसके मैंने कुछ फेज कर दिए, तो वहां पर जो हमने स्पर्मेटिड बनाए थे 4, उनमें से मैंने एक को उठा लिया, यहाँ पर स्पर्मेटिड है ये। ठीक है, अब इसके ये 4 फेज कर दिए मैंने, 1 गोल्जी फेज, 2 कैप फेज, 3 एक्रोसोमल फेज और 4 क्या हो जाएगा, मैचुरेशन फेज में ये स्पर्म पूरा बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये स्पर्म ऐसा नहीं होगा तो ये ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। जबकि स्पर्मेटिड कैसे थे, राउंडेड थे, नॉन मोटाइल थे, वो ओवम को फर्टिलाइज करने में कैपेबल नहीं हो सकते थे। तो देखो, सबसे पहला है गोल्जी फेज। अब इसको समझना जरा, ये स्पर्मेटिड है, ये नॉर्मल सेल ही है कि नहीं? नॉर्मल सेल है तो उसमें न्यूक्लियस भी होगा, बस हैप्लॉइड है। गोल्जी बॉडी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हर वो चीज़ होगी जो एक सेल में होता है। बट मैंने उतने ही ऑर्गेनल्स के नाम लिखे हैं जो मुझे आज यूज करने हैं। मैंने लिखा है न्यूक्लियस, सेंट्रोजोम और गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी कहाँ से मिलकर बनता है? वेजाइगल, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स एक्सेट्रा। ठीक है, मैं आप सेल में इस चीज़ सब चीज़ें पढ़ते हो। तो क्या होगा, गोल्जी फेज है पहला अपना। तो गोल्जी बॉडी के किसी एक गोल्जी वेजाइकल में एक्रोसोम ग्रेन्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और मैं उस गोल्जी बॉडी के उस वेजाइकल का नाम क्या रख दूंगा, एक्रोसोमल वेजाइकल। देखो 4 थे, मान के चलो 4 वेजाइकल थे, तो 3 में नहीं बने, एक में क्या बन गए, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। जिनमें एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स बने उस वेजाइकल का नाम मैंने क्या रख दिया, एक्रोसोमल वेजाइकल। और जो बाकी का बचा हुआ गोल्जी बॉडी है उसको नाम दे दिया मैंने गोल्जी रेस्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या ये? ठीक। अब आता दूसरा कैप फेज। ये जो एक्रोसोमल वेजाइकल बन गया था, ये एक्रोसोमल वेजाइकल यहां से माइग्रेट होके न्यूक्लियस को किसी एक पॉइंट पर टच करता है। मैंने यहां पे टच किया है, हो सकता है यहां पे टच करे, हो सकता है यहां पे टच करे। ये एक्रोसोमल वेजाइकल न्यूक्लियस को जिस पॉइंट पर टच करेगा वो फ्यूचर का एंटीरियर एंड होगा, यानी उस एंड से स्पर्म का हेड बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कैप फेज में क्या कहा, क्या बोला मैंने आपको कि एक्रोसोमल वेजाइकल न्यूक्लियस को किसी एक पॉइंट पर टच करता है और क्या कहलाता है, हेड कैप। क्या कहलाता है, हेड कैप। और इस फेज का नाम हो जाएगा कैप फेज। यानी ये किसका पार्ट है, हेड कैप, गोल्जी बॉडी का पार्ट है। ये आंसर मिला कि नहीं मिला आपको? अब तीसरा है एक्रोसोमल फेज। एक्रोसोमल फेज में क्या होगा, जो स्पर्मेटिड है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखो मैंने इसमें लंबा बनाया, थोड़ा सा एलोंगेटेड हो जाएगा। और जो हेड कैप था ये न्यूक्लियस के लगभग 2/3 पार्ट को ढक लेगा। यहाँ पे टच था, अब ये ऐसे यहाँ से फैलना स्टार्ट होगा और न्यूक्लियस के लगभग 2/3 पार्ट को कवर कर लेगा। और कवर करने के बाद उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्रोसोम या ग्लिया कैपिटिस। ठीक, और ये जो सेंट्रोसोम था अब वो 2 सेंट्रियोल में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा हो जाएगा डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक, अब ये जो एक्रोसोम है इसमें कौन से एंजाइम भरे रहेंगे, स्पर्म लाइसिन, वो मैं आपको इस स्पर्म डायग्राम में बता दूंगा। तो अभी तक समझ में आया क्या? बहुत आसान है ये। सबसे पहला गोल्जी फेज, मतलब गोल्जी बॉडी के किसी एक वेजाइकल में कौन से ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, और उस वेजाइकल का नाम क्या हो जाएगा, एक्रोसोमल वेजाइकल। चूंकि ये घटना गोल्जी बॉडी में घट रही तो इसका नाम हो गया गोल्जी फेज। दूसरा है कैप फेज, एक्रोसोमल वेजाइकल
न्यूक्लियस को किसी एक पॉइंट पर टच करेगा, जिस पॉइंट पर टच करेगा वो फ्यूचर का एंटीरियर एंड होने वाला है, और टच होने के बाद उसी एक्रोसोमल वेसिकल का नाम अब क्या हो जाएगा, हेड कैप। तीसरा एक्रोसोमल हेड कैप क्या करेगा, न्यूक्लियस के 2/3 पार्ट को कवर कर लेगा और क्या बन जाएगा, एक्ट्रोसोम या ग्लिया कैपिटिस। और जो न्यूक्लियस थे सेंट्रोसोम में 2, वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल में अरेंज हो जाएंगे और थोड़ा सा स्पर्मेटेड एलोंगेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका चौथा फेज है मैच्योरेशन फेज। इसमें क्या होगा, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये तो प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है, ये डिस्टल सेंट्रियोल 9+2 अरेंजमेंट का क्या निकालेगा, एक्सोनीम निकालेगा। क्या निकालेगा, एक्सोनीम। 9+2 सबने पढ़ा, सेंट्रियोल से फ्लैजेल्ला बनते हैं, इसीलिए बनते हैं, तो फ्लैजेल्ला ही तो है ये। फ्लैजेल्ला का अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2 होता है कि नहीं होता है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तो यहाँ पर रह गया, लेकिन जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो 9+2 अरेंजमेंट का क्या बनाएगा, फ्लैजेल्ला बना देगा ऐसे। ठीक है, अब हम इसके सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं। और इसी टाइम पर जो साइटोप्लाज्म है वो एक बैंड के फॉर्म में, पट्टी के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे मैनचेटल। ऐसा करता हूँ मैं, आपको पूरे स्पर्म की स्ट्रक्चर ही बताता हूँ। ठीक है, तो ये मैच्योरेशन फेज में क्या बन जाएगा, ये स्पर्म बन जाएगा। स्पर्म के हमने कितने पार्ट कर दिए, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, 4 पार्ट कर दिए। हेड, नेक, मिडिल पीस और ये टेल। तो पहला आता है हेड। अगर हम हेड की बात करेंगे या स्पर्म की मैं लेंथ की बात करूंगा, तो स्पर्म की लंबाई होती है 60 से लेके 62 माइक्रोमीटर। इसका जो हेड है उसकी लेंथ कितनी है, 4 से 5 माइक्रोमीटर। और शेप कैसा है, स्पून शेप, चम्मच जैसा है। अगर आप पूछोगे इसमें कंपोजिशन क्या क्या है, तो इस हेड के अंदर एक तो न्यूक्लियस है जो एलोंगेटेड है, और न्यूक्लियस को कवर्ड करता है वो कौन है, एक्रोसोम है, और ये गोल्जी रेस्ट है। और इसकी मेम्ब्रेन पर आगे एक प्रोटीन के पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। ऐसे ही प्रोटीन के पार्टिकल्स ओवम पर भी होंगे, उनका नाम क्या होगा, फर्टिलाइजिन। ये फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन दोनों स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी जातीय विशेष होते हैं। इसलिए पर्टिकुलर जाति का स्पर्म पर्टिकुलर जाति के ओवम को ही फर्टिलाइज करता है। मतलब लायन का स्पर्म काऊ के एग को फर्टिलाइज नहीं करता है, क्योंकि काऊ के एग का फर्टिलाइजिन अलग होगा और लायन के स्पर्म का एंटी फर्टिलाइजिन अलग होगा। एक ही जाति के होते हैं, तब ये केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं। आप बोलोगे सर लायन टाइगर में मीटिंग हो जाता है, डोंकी और हॉर्स में हो जाता है, तो ये इसलिए हो जाता है, वो है तो वैसे अलग अलग जातियां, लेकिन उनके एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन इतने कॉमन होते हैं कि वो आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आप सोचो कि हॉर्स का एलिफेंट से हो जाए, इम्पॉसिबल, डॉग से हो जाए, इम्पॉसिबल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है, ये जो एक्रोसोम है इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। ये मेनली 3 होते हैं, एक्रोसिन, न्यूरामिनिडेज और हाइलुरोनिडेज, जिसमें से आप हाइलुरोनिडेज को अंडरलाइन कर लो, ये बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक, तो जो एक्रोसिन है इसको हम जोना लाइसिन भी बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये किसको पेनिट्रेट करेगा, जोना पेलुसिडा को करेगा। दूसरा है अपना न्यूरामिनिडेज। ये जो न्यूरामिनिडेज है ये ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन किसको ब्रेक करेगा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो इसका नाम ही है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और तीसरा हाइलुरोनिडेज है, क्योंकि जब हमने oocyte की स्ट्रक्चर को पढ़ा था तब हमने क्या बोला था, जब हमने oocyte की स्ट्रक्चर को पढ़ा था तब उसमें सबसे बाहर कौन सा लेयर था अपना, कोरोना रेडिएटा। उसके बाद क्या था, जोना पेलुसिडा, उसके बाद उलिमा। तो ये जो स्पर्म लाइसिन है वो उन लेयर को डिजोल्व करेंगे ताकि स्पर्म ओवम में आसानी से एंटर कर सके। दूसरा पार्ट होता है इसका नेक। इसकी लेंथ बहुत कम होती है, 0.5 माइक्रोमीटर, और इसमें अब केवल फ्री एक ही सेंट्रियोल रह जाता है, जो कि नाम में क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्योंकि डिस्टल से तो अब क्या बन गया, एक्सोनीम बन गया, फ्लैजेल्ला बन गया। तो फ्री सेंट्रियोल कितने हैं, एक, जो कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कहां पे एंटर करेगा, ओवम में, सेकेंडरी oocyte में, क्योंकि ओवम में खुद का सेंट्रियोल नहीं है। जब तक ये उसमें एंटर करेगा तब जाके क्लीवेज स्टार्ट होगा। तीसरा पार्ट है स्पर्म का मिडिल पीस या इंजन रूम। इसकी लेंथ होती है 5 to 7 माइक्रोमीटर।
ठीक है। इसमें आप देख रहे हो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक बैंड के फॉर्म में अरेंज हो गया, उसको हम बोलते हैं मैनचेटल। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक्सोनिम को स्पाइरली कॉइल करते हैं, बहुत सारे होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, या इस नाम से पूछते हैं वो नेवेन कर्न। एक रिंग सेंट्रियोल भी होता है, इसका फंक्शन अभी तक अननोन है, हमको नहीं पता है। तो क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी होती है सेंट्रियोल के, तो आप इसको लगभग अवॉइड कर देना, आप सिर्फ इसी सेंट्रियोल को फॉलो करना। लेकिन अब जब हायर बुक्स पढ़ते हो तो ये नाम भी आपको पढ़ने में आएगा, क्योंकि इसका फंक्शन अभी तक नहीं पता है। फंक्शन इज अननोन स्टिल नाउ, किसका? रिंग सेंट्रियोल का। मैंने इंजन रूम क्यों बोला? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या पैदा करेगा? एटीपी पैदा करेगा कि नहीं करेगा? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या पैदा करेगा? एटीपी पैदा करेगा कि नहीं करेगा? और एटीपी काय का सोर्स है? एनर्जी की करेंसी है कि नहीं? सो कॉल्ड इंजन रूम। ओके, अब उसके बाद स्टार्ट होगा टेल, यानी मिडिल पीस से लेकर आखिरी तक क्या है इसका? टेल। अब टेल के मैं टेल की टोटल लंबाई है 50 माइक्रोमीटर। मैं टेल के दो भाग कर रहा हूं। एक तो जो टेल का मेन पार्ट है 45 माइक्रोमीटर का, उसको बोलते हैं मेन पीस, और जो लास्ट का 5 माइक्रोमीटर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंड पीस। जो मेन पीस है उसमें एटीपेज एंजाइम होता है और Mg डबल पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्यों होते हैं? जो मिडिल पीस ने एटीपी बनाया था, इसको तोड़ने के लिए कौन काम में आएगा? एटीपेज। जब ये एटीपेज एंजाइम एटीपी को तोड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? और उसी एनर्जी को यूज करके ये स्पर्म की टेल में क्या होगा? मोटिलिटी होगी, और इसी मोटिलिटी से स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आगे बढ़ पाएगा। यानी ये जो ताकत टेल को मिलती है वो एटीपेज एंजाइम इस एटीपी से प्रोवाइड इसको करवाएगा। और जो लास्ट का पार्ट है यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं है, जो मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज हो जाती है और क्या बन जाता है? एंड पीस। तो ये था अपने स्पर्म का स्ट्रक्चर। मुझे लगता है बहुत टफ नहीं है, अगर आप पूरी प्रोसेस को देखोगे। आपको तो बहुत सिंपल याद कर रखना है, स्पर्मेटेड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस कहलाता है। अब देखो मैंने ये क्यों बताया। पहला क्वेश्चन आता है एक्रोसोम किससे बना? आज आप बोल सकते हो एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से बना। आज आप बोल सकते हो ये एक्रोसोम है ना, ये कैसे बना? गोल्जी बॉडी से बना। इसमें ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम है, तो एक्चुअली ये है क्या? एक्चुअली ये लाइसोसोम है। और आपने ये भी पढ़ा होगा सेल में, लाइसोसोम कैसे बनते हैं? गोल्जी बॉडी से बनते हैं। तो आंसर मैच कर गया कि नहीं कर गया? ठीक है, तो ये पढ़ने से हमको ये फायदा होता है कि ये धागा कहाँ से बना? सेंट्रियोल से हमेशा फ्लैजिल्ला बनता है, तो हमारे स्पर्म में फ्लैजिल्ला होता है, और फ्लैजिल्ला क्या करते हैं? मोटिलिटी शो करते हैं। मुझे लगता है अब लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो मुझे कमेंट में बोलिए, मैं आपको आंसर दूंगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं oogenesis, लेकिन आज के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस सफिशिएंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास बहुत जल्दी हम पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।